हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे डिजिटल फिनोमेना की बात करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा कर रख दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये रातों रात वायरल होने वाला एक ऐसा आंदोलन है जिसने भारत के डिजिटल स्पेस में एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है। तो बिना किसी पॉलिटिकल बायस के एकदम न्यूट्रल रहकर आज हम अपने सोर्सेस के बेसिस पर डिकोड करेंगे कि आखिर ये पूरा बवाल है क्या, शुरू कैसे हुआ और इसके असली मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस डिजिटल पार्टी का जन्म कैसे हुआ, फिर इन कॉकरोचों का अप्रत्याशित उदय, उसके बाद इनका 5 पॉइंट मैनिफेस्टो, फिर बात होगी डिजिटल सत्याग्रह और इंटरनेट सेंसरशिप की, और आखिर में हम देखेंगे कि इस विरोध का भविष्य क्या हो सकता है। तो सेक्शन 1, डिजिटल पार्टी का जन्म। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे ऑनलाइन आंदोलन को भड़का दिया? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये बात है 15 मई की। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान एक ऐसी टिप्पणी सामने आई जिसने मानो आग में घी डालने का काम किया। इसमें कथित तौर पर यह कहा गया कि जो युवा बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं और वो सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। अब आप खुद सोचिए, इस एक स्टेटमेंट ने बेरोजगार युवाओं की दुखती रग पर कैसे हाथ रख दिया होगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके जले पर सीधा नमक छिड़क दिया हो। और आपको बता दूं, यहीं से इस पूरे मूवमेंट का बीज बोया गया था। अब इंटरनेट पर चीजें कितनी तेजी से वायरल होती हैं, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 15 मई की उस टिप्पणी के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका में बैठे एक पूर्व पॉलिटिकल रणनीतिकार ने मजे मजे में एक सार्कास्टिक ट्वीट किया कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। बस फिर क्या था, एक हफ्ते के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी की एक पूरी की पूरी वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। मतलब एक आम सा व्यंग अचानक से हताश और परेशान युवाओं का एक बहुत बड़ा डिजिटल मंच बन गया। अनबिलीवेबल, राइट? यहीं से शुरुआत होती है हमारे सेक्शन 2 की, राइज ऑफ द कॉकरोचेस, यानी कॉकरोचों का उदय। देखते देखते एक छोटी सी वेबसाइट और कुछ मीम्स ने एक ऐसा विशाल रूप ले लिया जिसने देश की सबसे बड़ी और एस्टैब्लिश्ड राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया एंगेजमेंट को भी मीलों पीछे छोड़ दिया। 15 मिलियन, जी हाँ, 1.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का वो आंकड़ा है जो उन्होंने महज कुछ ही दिनों के भीतर अचीव कर लिया। सीरियसली, ये कोई आम सोशल मीडिया ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर डिजिटल विस्फोट है। अब अगर हम इन आंकड़ों की तुलना करें तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ भारत की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी है जिसके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ ये नई नवेली कॉकरोच जनता पार्टी जिसने रातों रात 15 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। यहाँ तक कि मुख्य विपक्षी पार्टी के फॉलोअर्स भी इनसे काफी पीछे रह गए। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि इस मूवमेंट ने कितनी तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो क्या ये सब सिर्फ एक इंटरनेट मीम था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई सालों का दबावा गुस्सा और कुछ बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर में नीट एग्जाम्स के बार बार होने वाले पेपर लीक, इकोनॉमी में बढ़ती बेरोजगारी और रुकी हुई इनकम, मीडिया को लेकर ब्रॉडकास्टिंग बिल और आईटी एक्ट के संशोधन, और सबसे अहम बात, इन युवाओं को ये महसूस होना कि विपक्षी पार्टियां भी उनकी आवाज़ ठीक से उठाने में नाकाम रही हैं। इन्हीं हताशाओं ने मिलकर इस डिजिटल पार्टी को इतना बड़ा आकार दे दिया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। आपको बता दें कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की भड़ास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इन्होंने बकायदा कुछ बहुत ही ठोस मांगे भी सिस्टम के सामने रखी हैं। इन युवाओं ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें 5 बहुत ही क्रूशियल मांगे हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस या चुनाव आयुक्तों को कोई सरकारी पद न दिया जाए। दूसरा, अगर किसी वैध वोटर का नाम कटता है तो सीधे यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन, मीडिया के लाइसेंस की चेकिंग और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। साथ ही ये एक वर्चुअल जेनजी कन्वेंशन भी प्लान कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये सारी मांगे सीधे तौर पर सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने पर फोकस करती हैं। कर इन सब में एक मांग ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, और वो है डिमांड नंबर 4। ये मांग है नीट परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार और पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री का इमीडिएट रेजिग्नेशन। इस पूरे मूवमेंट का ये सबसे अर्जेंट एक्शन पॉइंट है। दरअसल युवाओं का मानना है कि ये पेपर लीक सिस्टम का एक ऐसा बड़ा फेलियर है जिसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ।
डिजिटल सत्याग्रह और सेंसरशिप। इसमें हम समझेंगे कि विरोध के ये नए डिजिटल तरीके कैसे काम करते हैं और इसके खिलाफ सिस्टम का रिएक्शन कैसा होता है। तो हमारे सोर्सेस के मुताबिक विरोध के कुछ बहुत ही दिलचस्प और नए डिजिटल तरीके सामने आए हैं। पहला टर्म है डिजिटल पिकेटिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सड़कों पर जाकर नारे लगाने के बजाय राजनेताओं के सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन और ईमेल इनबॉक्स को सवालों से फ्लड कर देना, यानी पूरी तरह से भर देना। आप इसे आज के दौर का मॉडर्न धरना भी कह सकते हैं, जहां युवा अपनी आवाज सीधे नेताओं के डिजिटल दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा टर्म जो काफी पॉपुलर हो रहा है वो है डिजिटल असहयोग या डिजिटल नॉन कोऑपरेशन। इसका सीधा सा फंडा ये है कि राजनेताओं के झूठे वादों या पॉलिटिकल दावों पर यकीन करना और उन्हें इंटरनेट पर एम्प्लीफाई करना पूरी तरह से बंद कर देना। ये एक ऐसी कलेक्टिव स्ट्रैटेजी है जहां युवाओं ने तय कर लिया है कि वो अब किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है डिजिटल सत्याग्रह। देखिए, ये सिर्फ कोई आम विरोध नहीं है, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए नेताओं के असली रिपोर्ट कार्ड और उनकी परफॉर्मेंस के डेटा को इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर शेयर करना है। इसका मेन मोटिव यही है कि प्रोपेगेंडा को सच्चाई और हार्ड फैक्ट्स के जरिए काटा जाए। अब इस तुलना को समझना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी काफी सेंट्रलाइज्ड होती है, जिसका एक लीडर होता है, और अगर उस लीडर को हटा दिया जाए तो पूरी पार्टी बिखर सकती है, राइट? लेकिन इसके बिल्कुल उलट कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत है। ये एक फेसलेस मूवमेंट है। सोर्सेज इसकी तुलना ईरान के मोज़ेक डिफेंस सिस्टम से करते हैं। मतलब अगर आप मेन अकाउंट को सस्पेंड भी कर दे तो अलग अलग राज्यों से कई सारे नए रीजनल अकाउंट्स तुरंत पॉपअप हो जाते हैं। आखिर आप एक प्रोफाइल को तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक विचार को खत्म करना लिटरली नामुमकिन सा है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फ्यूचर ऑफ डिसेंट, यानी इस विरोध का भविष्य। सवाल ये है कि इतने बड़े डिजिटल मूवमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो सिस्टम का पुशबैक भी आता ही है, और यही हुआ। सरकार और अथॉरिटीज ने इस मूवमेंट पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर सीजेपी के कई ट्विटर हैंडल्स और अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए आईटी नियमों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोर्सेस के अनुसार विरोध का ये पूरा साइकिल 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, युवाओं का फ्रस्ट्रेशन या हताशा बढ़ती है। स्टेप 2, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इंटरनेट पर अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन फिर आता है स्टेप 3, जहां स्टेट इन ऑनलाइन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करता है। और यहीं से खतरा पैदा होता है स्टेप 4 का, यानी एक बहुत ही विस्फोटक रियल वर्ल्ड रिएक्शन का खतरा, जिसे शायद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर लोगों को ऑनलाइन शांति से अपना गुस्सा निकालने दिया जाए तो शायद हम सड़कों पर होने वाले किसी बड़े बवाल को टाल सकते हैं। तो अंत में एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा होता है, क्या इन डिजिटल आवाज़ों को बार बार सेंसर करने या दबाने का नतीजा आखिरकार वैसा ही कोई विस्फोटक रियल वर्ल्ड रिएक्शन होगा जैसा हमने हाल ही में नेपाल या बांग्लादेश में देखा है? क्या हमारा सिस्टम इस डिजिटल कंट्रोल और डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।